नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आधारित हैं, सिलेबस आधारित क्वेश्चंस हैं। इसी को आधार बना करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है, उचित है? तो दशमलव की अवधारणा के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए: संख्या चार्ट, टेलर का गिन तारा, डायनिस ब्लॉक और ग्राफ पेपर। तो देखिए, दशमलव की अवधारणा के लिए जो सबसे सही आंसर यहाँ पे है वो है डायनिस ब्लॉक और ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, बी और डी यहाँ पे सही होगा। जिन लोगों ने जो है इसको आंसर लगाया वो सभी सही है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले भी, ठीक है। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर के की गई है वो कौन सी है? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो डाल चुका हूं जिसको कंप्लीट रूप में आपको देख लेना होगा, क्योंकि ये एक बाकायदा जो है सिलेबस का टॉपिक है सीटेट में। और यहाँ से पूरे सीटेट में 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। इसलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। अगर हम राष्ट्रीय पाठ इसकी गणित शिक्षण अधिगम के लेकर के हम अगर बात करें तो इसका सही आंसर है ए, रचना रचना माफ कीजिएगा, रचनात्मकतावाद। यहां इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो स्वयं जो है अपनी समझ से ज्ञान का निर्माण करता है, अपने अनुभव से सीखता है। यह दृष्टिकोण जो होता है, रचनात्मकवाद जो दृष्टिकोण होता है, ये बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास करता है, गणितीय जो है सोच को बढ़ाता है और बच्चे के अंदर जो है गणित को लेकर के जो भय होता है उसको हटाता है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है। इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही कि हर बच्चा की क्वालिटी अलग है, डिफरेंस, ये इसकी पहचान करने के लिए कौन सी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस हैं वो तो हैं, लेकिन एक नहीं है, वो है आंसर बी, योगात्मक जो है आकलन। ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो है समग्र प्रदर्शन पर ध्यान, इसका जो योगात्मक होता है इसका मूल अर्थ होता है समग्र प्रदर्शन पर जो है पर ध्यान केंद्रित। योगात्मक मूल्यांकन में होता क्या है इसको भी देख लेते हैं, आकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए, वर्ष के आखिर में एक जो है कंप्लीट परीक्षा करा लो बच्चे का, है ना, और फिर उसका एक रिपोर्ट कार्ड बना लो, उसी को मूल्यांकन के आधार पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया, इस सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गणितीय अभिरुचि, बच्चे के अंदर मैथ्स को लेकर के इंटरेस्ट जगे, इसके लिए वो गतिविधियां करा रही है, और एक ऐसे चुनना है जो ये प्रभावशाली नहीं है गतिविधियों के संदर्भ में। तो यहाँ पे चौथे का, वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्र के अंत में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। तो देखिए, यहाँ पे पहला ही आंसर हो गया सही जवाब, मतलब ये सबसे प्रभावी नहीं माना जाएगा। किसी बच्चे की प्रशंसा करना, वर्ष के अंत में एक परीक्षा ले लेना, अधिक अंकों के आधार पर यह मान लेना कि ये विद्यार्थी अच्छा है, ये विद्यार्थी कमजोर है, ये ये नहीं होना चाहिए। बाकी सभी आंसर्स जो है गणितीय अभिरुचि को डेवलप करने में सही होंगे। जैसे बच्चों को गणित, भारतीय गणितज्ञों के बारे में बताना,
है ना, और उनके जो है योगदान के बारे में बताना, उससे रिलेटेड कोई वीडियोस दिखा देना। वो कक्षा में गणितीय पहेलियाँ सॉल्व कराना, जादुई वर्ग हल कराना, इस तरीके की जो है कुछ एक्टिविटीज़ करा सकती है ना। गणितीय कोना होना मतलब एक कमरा बना देना बच्चों के लिए जहाँ मैथ्स के बहुत सारे जो है चीज़ें जो हैं हों, जैसे अबेकस हो, गिन तारा हो, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो जहाँ पे बच्चा गणितीय अवधारणाओं को सीखे। ठीक है, इससे भी बहुत सारे बच्चों में इंटरेस्ट जगता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, जो प्रभावशाली तरीका नहीं माना जाएगा। बात यहाँ पे समझ गए। अगला क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पांचवे का क्वेश्चन देखिए, आकलन के बारे में सही आंसर है ऑप्शन ए, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। अब देखिए यहां पे मानक संदर्भित आकलन क्या होता है, मतलब अंकों के आधार पर हम तुलना करते हैं बच्चों को, है ना, कि एक बच्चा दूसरे से कितना बेहतर है। तो ये जो है आकलन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं माना जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप, मतलब ये मान लीजिए क्लॉक बना दिया। ठीक है, ये 12 बजे की सुई है और ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि इसके बीच का कोण क्या होगा। हमें पता है कि ये जो पूरा सर्कल घूमता है ये 360 डिग्री होता है। बात यहां पे समझ गए। 360 डिग्री घूमने पे कितने घंटे निकलते हैं, 12 घंटे। तो 12 तिहाई 36, 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे पर जो होता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे 1 बजे होता तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था, 2 बजा है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो हर संख्या के बीच में, हर घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। ये दिमाग में अपने बैठा लेना, इसको नोट कर लो। ठीक है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, शार्पनर पड़े थे, बहुत सारे जो है उसमें बकेट में होंगे। टीचर ने कहा कि इसको काउंट करो। ठीक है, विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू कर दी। तो एक लाइन से रख दिया गया ताकि गणना करना आसान हो जाए। शार्पनर एक तरफ कर दिया, पेन एक तरफ कर दिया, रबड़ एक तरफ कर दिया। 10 वस्तुओं के स्थान पर, मतलब वो टोटल वस्तुओं की अगर संख्या की बात करें तो 10 हैं। 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर स्थान पर कहा उसने कि इतने हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है गणित के कॉन्सेप्ट को तो समझ रहा है, लेकिन उसके अमूर्त रूप को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 10 है, लेकिन 2 पेन है, 5 रबड़ है, 3 शार्पनर है, अलग अलग है। देखिए, है ना, भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक साथ जोड़कर कुल जो है संख्या निकालने में उसे कठिनाई महसूस हो रही है। तभी तो यहाँ पे 2 पेन, 5 रबड़, 3 शार्पनर है। बात यहाँ पे समझ रहे। तो 5 3 8, 1 9, 1 10। अपने विचार से विद्यार्थियों को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसका सही आंसर देखिए। तो इसे कहते हैं अमूर्तन जो है सिद्धांत कहेंगे। यहां पर देखिए 10 वस्तुओं के स्थान पर उसने टुकड़ों टुकड़ों में बताया है। बच्चे ने ये बता दिया कि यहाँ पे 2 पेन है, 5 रबड़ है, 3 शार्पनर है। बात यहाँ पे समझ है, मतलब वो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक साथ जोड़कर कुल संख्या निकालने में उसे कठिनाई हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे अमूर्तन सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक टीचर कक्षा 3 के बच्चों से कहती है कि आसपास के परिवेश से 5 ऐसी वस्तुएं ढूंढो जो सिमेट्रिकल हो। इस गतिविधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भैया आसपास के परिवेश से जोड़ने की बात करिए तो इसका मतलब है कि गणितीय जो है अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करिए, वास्तविक दुनिया से जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि गणित की अवधारणाओं को बहुत अच्छे तरीके से बच्चा समझ पाए। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। यहाँ तक क्वेश्चन सही है। और देखिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप हमें
कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा उसको क्वेश्चंस को समझाने का पुनः प्रयास करूंगा। ठीक है। अबेकस का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? अबेकस जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों को शुरुआती जो स्टार्टिंग गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए। जैसे एक ऐसे लकड़ी का बना हुआ कार्डबोर्ड होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे डंडियाँ होंगी और इसमें बहुत सारे जो है बीट्स जो है पड़े होंगे। अब यहाँ पे बच्चा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 8। इस तरीके से जो है बहुत सारी गणितीय अवधारणाओं, प्लस माइनस, भाग, जोड़, घटाना, तो गणितीय अवधारणाओं को सीखता है। तो यहाँ पे ठोस रूप में सीखता है, मतलब मूर्त रूप में सीखता है। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है? अब गणितीय सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसका आंसर समझ गए होंगे। अगर हमने सॉफ्टवेयर बताया तो मतलब कंप्यूटर में यूज़ की जाने वाली गणितीय जो है होगा। तो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, ये सभी चीज़ों का उपयोग करना आसान हो जाता है सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए। इसे हम कहते हैं जियोजेब्रा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। मैंने बाकायदा इसका एक वीडियो बना रखा है, उसको पढ़ लेना। बाद में ये सब चीज़ें आपको मैं ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है और मैं बार बार आप लोगों को जोर जोर आवाज़ से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि ये सब पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चंस की एक बाकायदा एक जगह मैंने बना रखी है कि भैया इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, अबेकस, जियो बोर्ड क्या होता है, गिन तारा क्या होता है, ऐसे 7-8 जो है समिति जो है सिमेट्रिकल जो है चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ आए। थ्योरी भी दिया है और क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 ग्राम में कुल कितने टुकड़े होते हैं? तो 10 ग्राम में कुल जो है 7 टुकड़े होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन जो है ये बी आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे टुकड़ों में से कुछ त्रिभुज के होंगे, कुछ आयत के बने होते हैं, ये एक साथ एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक, चलिए। वैन हेले सिद्धांत के अनुसार स्तरों के संदर्भों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वैन हेले जिन्होंने ज्यामितीय जो है बच्चों को ज्योमेट्री सिखाने के लिए संबंध में कुछ जो है 5 जो है स्तर बताए थे कि बच्चों को आसान तरीके से ज्योमेट्री कैसे सिखाई जा सकती है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि वैन हेले ने कहा था कि बच्चे का हर जो 5 स्तर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और किसी भी स्तर को हम छोड़ नहीं सकते। किसी भी स्तर का नॉलेज अगर गेन किए बगैर दूसरे स्तर में जा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एज फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। आपको वैन हिले वाला पूरा टॉपिक देखना होगा। मैंने बाकायदा इसका साफ सुथरा वीडियो बना रखा है नोट्स के साथ। इससे सिंपल वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट कर देना तो मैं कमेंट में जो है आपको लिंक दे दूंगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, एक स्तर को छोड़कर दूसरे स्तर पे नहीं जा सकते। यहाँ पे कितने स्तर की बात हो रही है? 5 स्तरों की बात हो रही है। तो पहला स्तर कौन सा है? दृश्य, दूसरा गुण वाला, तीसरा अमूर्तता, चौथा औपचारिक स्तर, औपचारिक निगमन स्तर जिसे कहते हैं, अब 5वां जो है कठोर स्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि करेगा? तो समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि करेगा कौन सा? तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है? पोल्या क्वेश्चन पूछा जाता है वैन हिले, डाइंस, है ना, इन सभी जो है मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है। काशी आ रही है, माफ करना थोड़ा सा। इसमें से जो चरण नहीं है वो है आंसर सी। आप समझ लो, पोल्या ने किसी भी समस्या समाधान के लिए 4 चरणीय जो है प्रक्रिया बताई थी। पहली जो चरण था किसी समस्या को समझना, दूसरा उस समस्या को समझने के बाद उसके लिए योजना बनाना,
तीसरा योजना बनाने के बाद उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसका हल करना, और फिर जब सॉल्यूशन निकल जाए तो उसकी समीक्षा करना, मतलब पुनः जांच करना। आंसर यहाँ पे जो सी है वो नहीं होना चाहिए। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। तो मंदबुद्धि जिनका आईक्यू कम है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है निदानात्मक परीक्षण, जहां पे बच्चे का डायग्नोस किया जाता है, समस्या उसी वक्त समझ ही जाती है कि क्या समस्या है बच्चे को, समस्या की समस्या की पहचान की जाती है। ठीक है, डायग्नोस निदानात्मक परीक्षण में, और ये आंसर होगा। ठीक है, 15 का आंसर बी है। कक्षा 3 का बच्चा 482 को वो इस प्रकार से लिखता है, तो वो किस ओर का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है डी। बच्चा आपकी ध्यान से सुनता है लेकिन इस बच्चे को स्थानिक मान की समझ नहीं है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बारे में नहीं समझ है। इसकी समझ को विकसित करने के लिए हम बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्तर पे हम अबेकस का प्रयोग करते हुए स्थानिक अवधारणा को समझा सकते हैं। ठीक है, स्थापित नहीं कर पाए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर देख लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो यहां पे सही आंसर देखिए क्या होगा। एक बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। एक बच्चे के क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गलत। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। तो आंसर यहाँ पे जो तर्क संगत आंसर हमें देना है, आंसर हो गया सी। बहुत सारे डी आंसर लगा रहे होंगे लेकिन सी ज्यादा सही है। ठीक है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय टीचर आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। तो उसने सूत्र सबसे पहले लिखा, आगे पढ़ाने से पहले, पहले वो सूत्र, परिभाषा, है ना, या फिर कह लीजिए नियम, ये सब लिखता है। उसके बाद जो है वो आगे जा करके उसके जो है तरीके मतलब बताता है। ठीक है, तो पहले सूत्र लिख देना, फिर उसके बाद बच्चा उदाहरण बता रहे, तो इसे हम निगमन विधि कहेंगे। ठीक है, अगर उदाहरण पहले होता फिर सूत्र लिखता तो उसे आगमन विधि कहते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित की जो लंबी आकृति इस ओर संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। देखिए, गणित सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्रमिक होती है, सीढ़ी नुमा होती है। धीरे धीरे बोलूंगा, ये गणित प्रक्रिया सीढ़ी नुमा होती है, क्रमिक होती है। पहला कॉन्सेप्ट के बाद ही व्यक्ति जो है अगला कॉन्सेप्ट समझ सकता है, और परत दर परत जो है ज्ञान पर आधारित होता है। गणित जो है परत दर परत ज्ञान पर आधारित होता है। भाई, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना ये नहीं होता। गणित में खेलों का सृजन आंसर हो गया ऑप्शन डी आपका। आखिरी क्वेश्चन है, गणित राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से? महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी जो सोच होती है ये संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होती। ये व्यक्ति को उच्च स्तरीय सोच प्रदान करती है। व्यक्ति के अंदर, जब महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है उसके अंदर तार्किक क्षमता होती है, वो तर्क करना जानता है, रचनात्मकता का विकास करता है अपने अंदर, समस्या समाधान की क्षमता को बेहतर करता है, यही इसकी खूबी होती है। तो यहाँ पे जो 20 का आंसर है वो है संकीर्ण उद्देश्यों के लिए, संकीर्ण उद्देश्यों तक सीमित नहीं होती है, अन्य विषयों से जोड़ने वाले अनुप्रयोग की यहाँ पे गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। महत्वाकांक्षी का मतलब व्यक्ति का गणित के संबंध में जो है जानने की और महत्वाकांक्षा होना बहुत, तो यहाँ पे उच्च उद्देश्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत करना। आंसर हो गया ऑप्शन डी।
इस प्रकार से जो है आज का पेडागोजी, मैथ पेडागोजी वाला वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।